नितिन। नितिन हाय। जो है यार, ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज से है। एंड आज मैं सुबह लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि नितिन ने पोस्ट डाल रखा है कि ही हैज क्लियर्ड जीसॉक। सो मम्मी पापा दोनों खुश। हाँ घर में सब कुछ है। और दोस्त पार्टी वार्टी मांग रहे हैं। हाँ, एक ने तो कमेंट ही कर दिया था कि अब पार्टी दे दे, पैसे भी आ जाएंगे। काफी बच्चे इस साल नए आएंगे जो कि अभी 12th में जस्ट उन्होंने एग्जाम दिया, कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे, राइट। सो वो जानना चाहते हैं कि घर में बैठे बैठे लॉकडाउन के दौरान क्या वो जीसॉक का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज जीसॉक, एक बच्चे को पता चल जाए कि भाई ये गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। और उसके बाद यार हमने 20 स्टेप्स बना रखे हैं जिसपे नितिन भैया आपको एक्सप्लेन करेंगे वो क्या क्या है, ठीक है, उन्होंने कैसे प्रोसीड किया था। और कोई भी बच्चा कर सकता है ना इसे, ऐसा तो नहीं कि बाहर से ऐसे ही। हाँ, कोई भी बच्चा कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बस वो कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, ये ठीक एक कंडीशन है इसकी। है, ओ ठीक है। क्या सिर्फ बीटेक का या फिर कोई दूसरी डिग्री का भी कर सकता है बच्चा इसे? किसी भी डिग्री का, बस कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे बीएससी हो, यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड, चाहे आपका हाँ। बीटेक हो, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप सिविल इंजीनियर बच्चे हो, हाँ, कोई भी हो, कोई भी दे सकता है मैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हूँ। सबसे पहले तो आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, या हम्म। फिर कोई टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर सी प्लस प्लस सीख ली तो फिर सी प्लस प्लस, या फिर वेब टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, एंड्रॉइड सीख सकते हैं। वेब हम्म। के लिए फिर वही एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट, हम्म। मतलब कोई एक चीज़ सीखनी पड़ेगी लेकिन अच्छे से। ठीक है। फिर उसी में आगे बढ़ना होता है, बस एक चीज़ को पकड़ो और उसी को लेके चलो आगे। तो बेसिकली लैंग्वेज प्लस डीएस एल्गोरिदम हमें पता होने चाहिए, हमारे बेसिक्स हो गए। हाँ। राइट। अब उसके बाद फिर क्या करना होगा हमें? अब जैसे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मुझे पता चला जी शॉक के बारे में, हम्म। सुनने में बहुत आया था। तो हम्म। जब मैं फर्स्ट ईयर में था हम्म। तब तो मैं अप्लाई कर नहीं पाया था, निकल गई थी डेट। तो फिर मैंने हम्म। सोचा अगले साल करता हूँ, तो सितंबर में था। तो ओपन सोर्स के नाम सुनते ही सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एशिया की, फोसेसिया। हम्म। वो बहुत लार्जेस्ट है, तो मेरे को उसका नाम बता, तो मैंने गूगल पे सबसे पहले सर्च कर दिया फोसेसिया। हम्म। तो वो सर्च करके वेबसाइट आ गई, तो देखा तो उनके कॉन्टेस्ट चल रहे थे ओपन सोर्स। हम्म। तो मैंने उसमें रजिस्टर कर दिया। हम्म। तो कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर दिया। तो फिर उनके प्रोजेक्ट्स थे कुछ ओपन सोर्स। तो हम्म। उनका एक प्रोजेक्ट था जो मेरे को अच्छा लगा, वेब मेरे उससे मिलता था, स्टैक हम्म। से। हम्म। तो ओपन इवेंट नाम था उसका, और टिकटिंग वेबसाइट थी वो, एक हम्म। इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम्म। तो मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को करते हैं, तो स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ हाँ। हाँ। और अपना स्टैक भी बता दो, कौन सा वेब में क्या क्या टेक्नोलॉजीज तुमने पढ़ी थी? मर्न स्टैक, वो वैसे मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड.जेएस, रिएक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे स्टैक जो होता है वो होता नहीं है उस पे। जैसे अब ये था ओपन इवेंट, इस पे एम्बर जेएस था, अभी मैंने पढ़ा नहीं था कभी, नहीं करना पड़ेगा। अब इसका बैक एंड आ गया फ्लास्क में, हम्म। फ्लास्क में पाइथन हम्म। अभी हो जाता है, और डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल। हम्म। पूरा ही तो अलग हो गया है तो। हम्म। हम्म। हाँ, ओके। लेकिन हो जाता है वो, धीरे धीरे देखते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, हो रही है स्क्रीन शेयर। हम्म। तो जैसे हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मिली, चुन ली हमने। तो जैसे मैंने फोसेसिया चुनी थी, तो फोसेसिया मैंने सर्च करा। तो देखा तो फोसेसिया आ गई। हम्म। खोल के देख लिया तो ये है फोसेसिया की। तो इसके प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पे, जैसे ये है इवेंट, ये हम्म। अ, तो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ये इवेंट, ये की वेबसाइट है, ये है वेब का। हम्म। और तो हम गिटहब की रेपो देखते हैं। एंड्रॉयड जिसको चाहिए तो एंड्रॉयड ऐप्स जो हैं यहाँ पे मिल दिख जाएगी, तो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, डोमेन के हिसाब से। इनकी गिटहब रेपो, हम्म। ये सूसी एआई। हम्म। तो हमें गिटहब पे देखना होता है। अब जब हमने देख लिया, जैसे मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट पसंद आया, ओपन इवेंट, ओपन इवेंट। तो मैंने सर्च कर लिया, तो ओपन इवेंट के सारे आ गए। तो जैसे मुझे फ्रंट एंड अलग हो गया, सर्वर अलग हो गया। तो जैसे मुझे फ्रंट एंड आता है अच्छे से, तो मैं फ्रंट एंड खोल लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ आ गया। तो सबसे पहले तो किसी प्रोजेक्ट में अगर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना होता है, तो सबसे पहले तो उसकी रीडमी फाइल पढ़ते हैं। तो रीडमी फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को अपने लोकल में चला सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एनवायरनमेंट अपने कैसे लोकल क्रिएट में कर नहीं चला सकते हैं? पाएंगे, सेटअप नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कोड देख नहीं पाएंगे कैसे करेंगे।
तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई वो आए तो मेलिंग लिस्ट ज्वाइन कर लो ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे सारे कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं तो कोई ना कोई हेल्प कर देता है। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस हो गए, रन करने के लिए ये कमांड यूज़ करो, फिर इस पोर्ट पे दिख जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसी के कोड में कुछ भी जाके कोई भी फाइल एडिट कर दें, हमारे पास एक्सेस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट की कॉपी अपनी प्रोफाइल में बनाएंगे। उसके लिए हम फोर्क करते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे फोर्क का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो फोर्क करेंगे तो ये डिफरेंट अकाउंट आ गया। तो हमारा तो ये है, मैंने पहले से कर रखा तो यहाँ पे आ गया, वरना यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनी आएगी। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये फोर्क हो गया प्रोजेक्ट। जब फोर्क हो जाएगा तो ये जो प्रोजेक्ट की कॉपी है, इस पे हम करेंगे सारा काम। हमारे सारे जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो इससे उस प्रोजेक्ट, असली प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने कितना भी प्ले अराउंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के साथ। और उसके लिए सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो डाउनलोड के लिए दो ऑप्शन है, या तो जिप डाउनलोड कर लो फिर एक्सट्रैक्ट कर लो फाइल्स, वरना फिर गिट और गिटहब यूज करना आना चाहिए ओपन सोर्स के लिए। सबसे मेन कंपोनेंट होता है गिट। तो गिट के लिए हम क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं प्रोजेक्ट। तो सिंपल कमांड होती है, तो गिट क्लोन। ठीक है, ठीक है। गिट क्लोन। इतना, हाँ, इतना हम कर सकते हैं, क्लोन अब नहीं करते हैं। तो ये सारा का सारा जो हाँ पार्ट था यार, फोक वाला पार्ट है, जो क्लोन वाला हाँ पार्ट है, क्या होता है फोक करने से, ये सब हमने समझा रखा है एक वीडियो के अंदर। हमने गिट और गिटहब ऊपर एक हाँ वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो वहां से हम समझ सकते हैं सारे जो बिगनर्स हैं। गिट एंड गिटहब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ओपन सोर्स करना है तो गिट एंड गिटहब इज इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, मूव करते हैं। अब आपके पास एक एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है, आपने रीडमी फाइल देख ली कैसे सेटअप करना है, आपने सेटअप कर दिया, हाँ आपका कोड चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कैसे हम कोई बग ढूंढें, कौन से हाँ। बग, तो कौन सा इशू हम रेज करें। स्टार्टिंग में जो मेन रेप होती है उस पे इश्यूज ओपन होते हैं, हमेशा हमेशा किसी न किसी प्रोजेक्ट पे इश्यूज ओपन रहते हैं। तो हम खोल लेंगे तो इस पे काफी सारे इशू आ गए। तो हमें सबसे पहले सर्च करने होते हैं वो इशू जो गुड फर्स्ट इशू लेबल होते हैं, या फिर फर्स्ट टाइमर ओनली, या कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, जो स्टार्टिंग वाले के लिए होते हैं। या फिर डॉक्यूमेंटेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई हमें टाइपो फिक्स कर मिल गया रीडमी फाइल में, जब हमने रीडमी पढ़ी तो स्पेलिंग गलत थी या कुछ गलत था। तो हम ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। तो गुड फर्स्ट इशू हो गया जैसे ये, या फिर कोई टाइपो मिल गया तो वो, फिर उसको सॉल्व करें। फिर अगर हम देखेंगे इशू में कि वो चाहता क्या है। फिर अगर अगर कोई इस इशू पे काम नहीं कर रहा होगा, जैसे इन्होंने कमेंट कर रखा है यहाँ पे कि आई वाना वर्क ऑन दिस इशू, इससे पहले नहीं था, तो जिसको करना होता है वो कमेंट कर देगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, जो पहले कमेंट करता है उसको असाइन हो जाता है। तो ये इसने कमेंट कर दिया कि आई वाना वर्क, और फिर ये असाइन होने के बाद हम उस पर काम करना। अब इसके बाद जब हम चेंज कर देंगे कोड में, तो उसके बाद हमें पुल रिक्वेस्ट भेजनी होती है। तो जैसे मैं एक पुल रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने पुल रिक्वेस्ट आज ही बनाई थी। तो जब पुल रिक्वेस्ट हम बनाते हैं तो चेंज कर देते हैं, तो पुल रिक्वेस्ट, न्यू पुल रिक्वेस्ट का बटन आता है, उस पर दबाते हैं। फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का बटन आता है और क्रिएट कर देते हैं। तो उसके बाद ये आ जाता है कि ये लिखना होता है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ चेंज। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी टेम्पलेट होती है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं जनरल, वो हमें लिखने होते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है व्हाट काइंड ऑफ चेंज दिस, तो मैंने टेस्ट ऐड करा था तो टेस्ट लिख दिया। और ये जिस इशू को सॉल्व कर रही है उससे लिंक भी कर देते हैं। जैसे ये इस इशू पे इस इशू को सॉल्व कर रही है तो इस इशू को मैंने इससे लिंक कर दिया। और फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल्स चेंज, जो मैंने फाइल चेंज करी। तो जैसे ये प्लस ग्रीन है तो ये मैंने लाइन ऐड करी है, रेड होगा तो लाइन मैंने डिलीट करी होगी। और रिव्यू भी कर सकते हैं पीआरओ को दूसरी। रिव्यू करने के लिए जैसे मुझे ये दिख गया कि ये रिजॉल्व नहीं होना चाहिए, कुछ और लिखा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कमेंट कि भाई रॉन्ग स्पेलिंग, करेक्ट दिस, और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ चेंज। ये जस्ट लग रहा अप्रूव है, कर जस्ट सकते में हैं। किया है क्या कुछ? हाँ जस्ट में था, ये जस्ट का टेस्ट है। एंट्री और आउटपुट रिजॉल्व सेम भी होने चाहिए। कूल। हाँ
ठीक है, तुमने रेज कर दिया पुल रिक्वेस्ट। अब कोई मेंटेनर होगा जो भी हाँ, देखेगा इस तो कोड में। वो भी मैं दिखा सकता हूँ। हाँ दिखाओ। कोई एक पीआर जो मेरी मर्ज हुई हो, जैसे ये है, फीचर ऐड करा था मैंने वेबपैक CLI में कि भाई वर्जन जो है, पहले क्या था, वर्जन कमांड सिर्फ ये दो दिखाती थी। अब हम इन्फो लिखेंगे तो इन्फो का भी दिखा देगी, माइग्रेट लिखेंगे तो माइग्रेट का भी दिखा देगी। तो स्क्रीनशॉट लगा दिया सपोर्ट करने के लिए। फिर जब मैंने पहली बार चेंजेस करे तो फिर जैसे ये था, तो कुछ रिक्वेस्ट चेंजेस आए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, सजेस्ट कर देते हैं। फिर और मेंटेनर्स हैं, ये जैसे ये मेंटेनर है, इन्होंने मेरे को वो बताया कि ये करो, इसको सजेस्ट करते हैं। तो बस हमें बस स्टार्ट करना होता है पीआर भेज के। एक बार हम पीआर स्टार्ट कर दें तो फिर कोड को क्वालिटी भी ये मेंटेनर्स हमारी अच्छी करवा देते हैं कि या ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो इससे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर लास्ट में जाते जाते अप्रूव कर देते हैं जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, और अप्रूव करने के बाद मर्ज हो जाती है पुल रिक्वेस्ट। और जब मर्ज हो जाती है तो कमिट में आ जाती है वो। तो हम देख भी सकते हैं कि कौन कौन कंट्रीब्यूटर है, कौन कौन नहीं है। तो जैसे यहाँ पे सेक्शन होता है कंट्रीब्यूटर्स का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी रेपो में कंट्रीब्यूटर्स में जाके इनसाइट्स कंट्रीब्यूटर्स कि ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने इतने कमिट्स करे हैं, इतने कमिट्स करे हैं, और अपना नाम ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक 31 कमिट्स करे हैं, 606 लाइंस और 393 माइनस 11th नंबर पे। तो जितना हम ऊपर रहेंगे उतने हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होने के। कंट्रीब्यूटर तो बन गए हम एक प्रोजेक्ट के। हाँ, अब हम प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूटर बन गए, हमने सब कर लिया। अब हमें प्रपोजल बनाना है। तो जैसे कि GSOC की वेबसाइट पे अनाउंस हुई, ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होती है, तो हम आए GSOC की वेबसाइट पे कि आज अनाउंस हो गई, तो हमने फिर देखा ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इस पेज पे आएंगे तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट हो जाएंगी। फिर जैसे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इस साल पार्टिसिपेट किया है, तो फिर हम अपने सर्च कर सकते हैं। जैसे हम पहले से किसी में कर रहे हैं तो हम उसका नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने वेबपैक में करा था तो मैं नाम सर्च कर सकता हूँ वेबपैक, और ये वेबपैक आ गई। या चाहे तो हम टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट लिख देंगे तो जावास्क्रिप्ट की आ जाएगी। और पाइथन लिखेंगे तो पाइथन से रिलेटेड आ जाएगी, जैसे ये सारी हैं जो पाइथन पे रिलेटेड है। तो जब हमने जैसे मैंने वेबपैक चूज कर ली तो मुझे पसंद आ गई कि ये मैं इसमें कर रहा हूँ, तो हम इसको खोलेंगे। ठीक है। लर्न मोर एंड सी, लर्न मोर। तो इसमें आइडिया लिस्ट का बटन होगा स्टार्टिंग में कि ये कुछ आइडियाज हमेशा पहले से बना के देती है ऑर्गेनाइजेशन कि हम ये आइडिया एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आइडिया लिस्ट देखेंगे। तो जब हम आइडिया लिस्ट देखेंगे तो जैसे वेबपैक की आइडिया लिस्ट है, तो इसमें पहला था CLI टूलिंग। कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए था, और मेंटरों के नाम इसमें लिखे होते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट चूज कर लेंगे कि मुझे इस पे काम करना है, तो हमने देखा कि इस पे मेंटर्स हैं इवन स्टीन्सबर्ग ये, तो हम इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है, मेंटर से बातचीत स्टार्ट करना। तो जैसे मैंने इवन से करा था कांटेक्ट, तो इन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा गाइड किया था स्टार्टिंग में, काफ़ी हेल्प करी थी वेबपैक का कोड बेस समझने में। नाइस। और और इनकी वो मेलिंग आप, लिस्ट या फिर स्लैक चैनल्स जो होते हैं वो भी ज्वाइन करने होते हैं, सो हाँ दैट चलता है। ठीक है। हाँ, कुछ स्लैक चैनल IRC वो रीडमी में लिंक होती है सारी मेलिंग लिस्ट की, वहाँ एक से डाउट ज्वाइन और था करना यार है। कि जरूरी है क्या पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना? मतलब क्या मैं अगर मान लो मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया लेकिन मेरा प्रपोजल बहुत ही अच्छा है, तो क्या मेरे चांसेस वहां पर बढ़ते हैं या फिर क्या होता है? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले से ही कंट्रीब्यूट करें, लेकिन कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक प्लस पॉइंट रहता है, बस ये बात है। लेकिन अगर हमारा प्रपोजल अच्छा है, हमने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा कि मैं ये करूँगा और मैं ऐसे ऐसे करूँगा और मैं ये कर सकता हूँ, ये उनको भरोसा दिलाना होता है बस। अब ऐसा भी प्रपोजल नहीं लिखना होता जो पहाड़ हिला दे, वो भी फिर होते नहीं है। अब जैसे कोई है और कुछ बड़े बड़े फीचर्स हमने लिख दिए कि ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो वो नहीं होते सेलेक्ट। तो अगर हम पहले से कंट्रीब्यूट करते हैं तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि एक तो सारे मेंटर्स देख लेते हैं कि हाँ ये कर सकता है, इसमें पोटेंशियल भी है, और पहले से इसको कोड पता है, तो
जो कम्युनिटी बॉन्डिंग एक पीरियड होता है स्टार्टिंग का कम्युनिटी, तो उसमें कोड बेस समझना होता है हमें। तो अगर पहले से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको कोड बेस बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये फायदा होता है पहले अर्ली कंट्रीब्यूशन का। तो हम अगर अर्ली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे जीसॉक में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हमारे सब कुछ हो गया तो हम प्रपोजल बनाने आएंगे। हमने कंट्रीब्यूट भी कर लिया, हमने बात भी कर लिया, प्रपोजल बनाएंगे। तो जैसे मैंने प्रपोजल बनाया तो CLI टूलिंग, ये वेबपैक का लोगो गूगल से मेरा स्टार्टिंग में अपनी बेसिक डिटेल्स दे सकते हैं कि नाम और ईमेल, फोन नंबर, गिटहब, पोर्टफोलियो है तो उसकी लिंक, लिंक्डइन। तो कुछ खास बात होती है प्रपोजल में जो होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो एक सेक्शन होना चाहिए अबाउट मी, अपने बारे में बताना होता है कि हम कौन है। तो जैसे मैंने बता रखा है कि आई एम करेंटली सेकंड ईयर बीटेक महाराजागर से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये। और फिर बताना होता है कि मैं वेब एप्स में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है, मैं पहले से काफ़ी काम कर रहा हूँ, मैं ओपन सोर्स में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। वो दिखाने के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया था कोडिट कॉन्टेस्ट में, ये फोसेसिया का होता है ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट। तो इसमें मैं फाइनलिस्ट विनर था। हाँ, तो ये हम कुछ ऐसी बातें होती है तो वो दिखानी चाहिए हमें, ब्रैगिंग कर सकते हैं हम, करनी चाहिए अपनी अपनी बारे में अच्छी अच्छी बातें बता देनी चाहिए सारी। तो इससे पता चलता है कि ओपन सोर्स में पहले से ही इसके बाद काफ़ी सारा वो है, और कि हमें क्या क्या बता रहा है, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू फाइंड बग्स, रिव्यू कोड ऑफ अदर टीममेट्स, आई लर्न हाउ टू प्रोवाइड एफिशिएंट हाई क्वालिटी कोड। और जैसे मैं था फाइनलिस्ट तो मैंने लिखा कि आई वाज ए फाइनलिस्ट विनर ऑफ कोडिट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ईच ईयर। और जब मैं कर रहा था तो मुझे ये मेंटर GCI, एक गूगल कोडिंग प्रोग्राम होता है, जैसे GSOC होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, गूगल कोडिंग होता है प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल में होते हैं बच्चे, उनके लिए। तो उसमें मेरे को मेंटर के लिए इनवाइट किया था फोसेसिया के फाउंडर ने, मारियो बेलिंग ने, मेरे कंट्रीब्यूशन देख के कम्युनिटी में। फिर उसके बाद अबाउट मी हो गया, हमने अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बता दी। उसके बाद ओवरव्यू, प्रोजेक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू देना होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो मैं सिंपल सी भाषा में लिख दिया कि आई विश टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेबएक्स CLI, और मैं पहले से इंगेज हूँ फरवरी से, और मैंने काफ़ी सारी मर्ज्ड है मेरी पुल रिक्वेस्ट, फीचर ऐड करे हैं मैंने, फाइंड करे हैं, बग फिक्स करे हैं मैंने, टेस्ट भी लिखे हैं, एनहांसमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी एनहांस करी है, और मैं उसी काम को आगे ले जाना चाहता हूँ बस। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो हम दिखा सकते हैं। और ओपन सोर्स जैसे मेरा वर्क एक्सपीरियंस तो एक तो यही प्रोजेक्ट हो गया वेबएक्स CLI, क्योंकि मैंने इस पे पहले से कंट्रीब्यूट कर रखा था। तो हम लिख सकते हैं ये वही फाइंडिंग बग फिक्सिंग बाय एडिंग फीचर्स। फिर हम दिखा सकते हैं कमिट, मेरे ये कमिट करे थे तो मैंने लिंक कर दिए, तो ये सारे कमिट्स आ जाएंगे कि वो भी देख पाएंगे कि हाँ इसने पहले से इस प्रोजेक्ट पे काम करा है, इसने इतने कमिट करे, टेस्ट फिक्स फैक्टर। तो ऐसे ही पुल रिक्वेस्ट इश्यूज जो क्रिएट करे मार्च 2020 तक। और फिर फोसेसिया में करा था मैंने कंट्रीब्यूशन, तो मैंने वो दिखाया कि ओपन इवेंट और सोशियाई 2 प्रोजेक्ट थे, इन पे कंट्रीब्यूट किया था मैंने। तो नवंबर में से करने लग गया था मैं, तो काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर दिया था मैंने। और माई कमिट्स पुल रिक्वेस्ट, फिर वही गूगल कोड इन्वेंटर भी बना था तो वो भी लिख दिया एक्सपीरियंस में। तो अगर हो तो अच्छी बात है लिख दी, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, वही रीज़न है कि हम अप्लाई कर रहे हैं GSOC में कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और हो तो अच्छी बात है। फिर गोल्स या डिलीवरेबल्स गोल्स या डिलीवरेबल्स गोल्स। तो जैसे गोल्स हमने लिख दिया कि मैं करंट इश्यूज, मैंने बताया कि करंट इश्यूज जो अभी इश्यूज ओपन है मैं उनको सॉल्व करूंगा, रिड्यूस कर देंगे हम जैसे। और फिर मैंने बता दिया कि ये इश्यूज में सॉल्व करना चाहूँगा, उनको लिंक कर दिया। और मेक द CLI मोर एम्फेटिक, मैं क्या करूँगा, मैं आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे करूँगा, एरर बचाएंगे, पहले कर देंगे, मोर कलरफुल एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर जैसे कोई वेब का प्रोजेक्ट है तो उसमें खासकर स्क्रीनशॉट डालने अच्छे रहते हैं, डिज़ाइन, तो उनको पता चल जाता है कि पहले से इसने इतना कुछ तैयार कर रखा है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है हमारे लिए।
और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है सॉल्यूशन अप्रोच। सॉल्यूशन अप्रोच जरूर लिखनी होती है कि हमने बता तो दिया कि मैं ये करूंगा, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि मैं करूंगा कैसे। अगर हमने ये बता दिया और सही लिख दिया तो फिर हमारे काफी सारे चांसेस आते हैं कि अब मुझे पता भी है कि करना क्या है और मुझे ये भी पता है मुझे कैसे करना है। ठीक है। हाँ, तो ये सारे वो हो गए गोल्स एंड डिलीवरेबल्स कि ये कमांड में ऐड करूंगा। ये हो गया टेस्ट्स, कोड रिफैक्टर, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। उसके बाद एक सेक्शन होता है अवेलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी हमें बता सकते हैं कि हम कितना टाइम डिनोट कर सकते हैं जीसॉक के लिए पर डे सकते हैं, पर वीक भी बता सकते हैं। तो मैंने लिखा था कि अप्रोक्स 50 आवर्स पर वीक टू जीसॉक आई विल बी डिवोट। ताकि इवेंट हो जाए कि अपने मेंटर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, उसको हमारे बारे में हर चीज और हमारी कम्युनिकेशन रेगुलरली होनी चाहिए। तो जैसे जून और 1 से 10 तक एग्जाम होंगे, तो मैंने लिख दिया कि उसमें मैं 1 आवर पर डे ही कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। फिर माइलस्टोन्स, अब हमने बता दिया कि मैं क्या क्या करूंगा, अब हमें बताएंगे टाइमलाइन देनी होती है पूरी कि इस टाइम पे मैं ये करूंगा, इस वीक में मैं ये करूंगा। जैसे जीसॉक की वेबसाइट होती है, उस पर टाइमलाइन होती है ये रही। जैसे कि 15 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करेंगी, 6 फरवरी को ये प्रपोजल रिव्यू पीरियड हो गया। अब जैसे ये स्टार्ट हो गई है कम्युनिटी बॉन्डिंग, 4 मई को स्टूडेंट प्रोजेक्ट अनाउंस हो गए, कम्युनिटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई 4 मई से कम्युनिटी बॉन्डिंग। फिर फेज 1, अब यहाँ से कोडिंग असली शुरू हो जाती है। तो 3 फेज में बटा होता है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, 3 मंथ, 4 वीक्स का गैप रहता है। तो हमें बताना होता है कि हम इसमें क्या करेंगे। और हर फेज के बाद एक इवैल्यूएशन होती है और हर इवैल्यूएशन में पास होना होता है। और इवैल्यूएशन दोनों की होती है, स्टूडेंट्स की भी होती है और मेंटर्स की भी होती है। स्टूडेंट मेंटर के लिए करते हैं, मेंटर स्टूडेंट के लिए करते हैं। और लास्ट में फाइनल जब तीनों इवैल्यूएशन पास हो जाती है तो जीसॉक को क्लियर हो जाता है, रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। हाँ, तो यही लिख दिया कि मैं बॉन्डिंग टाइम में एग्जिस्टिंग जो बग्स होंगे वो फिक्स करेंगे, कोड रिव्यू जो पहले से आ रहे होंगे, नए कंट्रीब्यूटर आ रहे होंगे, उनका कोड रिव्यू करेंगे, मेंटर के साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या करना चाहिए। फिर फेज 1 में मैं ये फीचर्स ऐड करूंगा कि ये करना, ये वाला काम, नेगेटिव फ्लैग्स ऐड करेंगे। फेज 1 का हो गया, ऐसे ही फेज 2 में ये काम करेंगे। और हम चाहे तो इसको वीक भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ठीक है। या डेट भी लिख सकते हैं, इस डेट से इस डेट तक। और एक होता है फ्यूचर वर्क। फ्यूचर वर्क भी हमें मेंशन करना चाहिए क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को रहता है कि ये लड़का बस जीसॉक के लिए नहीं है यहाँ पे, जीसॉक के बाद भी कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स काफी अच्छे लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जो बाद तक भी बने रहे। हाँ, तो फ्यूचर वर्क हो गया। ये हो जाए तो एक सेक्शन होता है वाई मी, कि मेरे को ही क्यों चुने, बाकियों को क्यों नहीं चुने। तो यहाँ पे कुछ बातें बतानी होती हैं अच्छी अच्छी अपने बारे में। तो जैसे मैंने लिखा है कि सेल्फ taught developed over 1 year and a passionate open source contributor, well suited for it because I am already working on the project and I know very well about the project vision and roadmap। मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। उसके अलावा मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा कंसिस्टेंसी, कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट विद माय वर्क, माय कंट्रीब्यूशंस आर रेगुलर। दिखाने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दिए कि रेगुलर कंट्रीब्यूशंस है मेरे, ग्राफ सारे काम होते हैं, कोड रिव्यू भी करता हूँ, कमिट्स भी करता हूँ, पुल रिक्वायर्ड्स भी, और इशू भी क्रिएट करते हैं। सिर्फ वेबपैक में भी कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन है, डेली में काम करता हूँ। और एक्टिव कंट्रीब्यूशंस, कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, मेरे जो कंट्रीब्यूशन रहते हैं टॉप में रहते हैं जब से मैं स्टार्ट करता हूँ कंट्रीब्यूशन। तो जैसे ही मैंने फरवरी से स्टार्ट करा था तो मैं 2nd नंबर पे था टॉप कंट्रीब्यूटर 20 कमिट्स से। और ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं 3rd नंबर पे था। ठीक है, बस ये कुछ सेक्शंस होते हैं। नाइस। काफी मतलब इसको देख के लग रहा है कि हाँ इस बंदे को तो चुनना ही चाहिए। नाइस वर्क नितिन। ग्रेट।
So, लगभग कितना टाइम लगाया यार आपने ये इसके, एकदम हम प्रिपरेशन से बात करें, एकदम बेसिक्स, जब आपने पहली बार लैंग्वेज सीखी और उसके बाद आपने अपना प्रपोजल सबमिट किया, लगभग कितना? मैंने तो काफ़ी अर्ली स्टार्ट कर दिया था, मैंने नवंबर सितंबर में कर दिया था स्टार्ट, लेकिन बीच में फिर एग्जाम्स आ जाते हैं। तो मैंने जीसॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी से स्टार्ट किया था। ठीक है। पहले मैं फोसेसिया ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा था कंट्रीब्यूट, लेकिन वो इस साल सेलेक्ट नहीं हुई, आई नहीं, तो मैं फोसेसिया में था। तो फिर 21 फरवरी को अनाउंस हुआ, तो फोसेसिया थी नहीं। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्क्रैच से करा पूरा फरवरी में। हाँ, वही मैंने सोचा कि आपने 21 फोसेसिया में किया है, वेबपैक पे क्यों आ गए? ओके, फोसेसिया इस साल सेलेक्ट ही नहीं हुई। ठीक है। और फिर देखा तो वेबपैक फिर मेरे को अच्छी लगी। वेबपैक काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट है वेब डेवलपमेंट में। कई बार ऐसा होगा कि स्टार्ट में से डॉक्यूमेंटेशन से करना चाहिए जनरली, कि कोई टाइपो मिल जाए या फिर कोई ग्रामर मिस्टेक मिल जाए, स्पेलिंग एरर मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसको ठीक करने से कॉन्फिडेंस आता है कि एक मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। जैसे जैसे पीआर मर्ज होती है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। अब गुड फर्स्ट इशू से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी चाहिए। और क्योंकि हमेशा ये होता है कि कोड बेस एक बारी में किसी को समझ नहीं आ सकता है, वो उसमें देखने में लगता है, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में लाखों फाइल हो जाती है, हजारों फाइल हो जाती है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है। फ्रंट एंड अलग हो जाता है, बैक एंड अलग हो जाता है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। तो जैसे मेरे को गुड फर्स्ट इशू मिला था, उसमें मुझे बस बटन का साइज सही करना था, अलाइनमेंट सही करनी थी, लेकिन मुझे 2 दिन लग गए वो बटन ढूंढने में कि वो बटन किस फाइल में। तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो बटन मिला था कहाँ है। फिर उसको ठीक करने के बाद भी जब मैंने भेजी पीआर, तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं करना इसको ठीक। उन्होंने बोला कि इनलाइन सीएसएस कर दी तुमने, इनलाइन सीएसएस, अब प्रोजेक्ट इससे स्लो लोड होगा, ये होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले से जो प्री डिफाइंड है उसको यूज करो। तो उसको भी मर्ज होने में 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि टाइम जोन अलग अलग होता है कई बार, कि हम दिन में काम कर रहे होते हैं, वो रात को काम कर रहे होते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ओपन सोर्स में, पेशेंस। एक पीआर को मर्ज होने में 1 हफ्ता लग जाता है। ठीक है, ग्रेट, नाइस। मतलब स्टार्ट करो बिल्कुल बिगिनर से, डॉक्यूमेंटेशन, रीडमी, इन सब में भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है। ग्रेट यार, बहुत सही काम कर रखा है तूने, काफी बच्चे इंस्पायर होंगे तुमसे।